इस सीरीज के लिए आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। हमने पहले इसे कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बहुत कम एपिसोड आए थे और उन एपिसोड में जिनवू थोड़ा कमजोर था और उसको पावर मिलना बाकी थी। लेकिन अब उसके 3 एपिसोड आ चुके हैं और अब कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप पक्का बोर नहीं होंगे। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसकी मदर कोमा में है और उसकी जो यंग सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ती है। उसे ही सब कुछ खर्चा चलाना पड़ता है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है। उसके लिए हंटर ग्रुप क्रिएट किए हैं। हंटर अलग अलग रैंक के हैं, बिल्कुल लो रैंक से लेकर एस क्लास रैंक तक के हंटर्स यहाँ पर हैं। अब जो हंटर्स ज्यादा लेवल के नहीं हैं, उन्हें पैसे कमाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्हें फिर भी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महंगे महंगे गियर खरीदते हैं, भले ही वो पैसे कैसे भी जमा करे। जिनवू उनमें से एक है जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो कमजोर है। बस वो दिल का अच्छा है, लेकिन दिल का अच्छा होने से कुछ नहीं होता। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में 10 साल पहले एक मैजिकल गेट ओपन हुआ जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए। उसके ओपन होते ही यहाँ ह्यूमंस को पावर मिलनी शुरू हो गई थी और इसी पावर की बेसिस पर हंटर्स को रैंक दी जाती है। जिनके पास अच्छी पावर है उन्हें एस रैंक मिलती है, ए रैंक मिलती है, बी रैंक मिलती है, मगर जो कमजोर हैं वो ई रैंक पर जाते हैं। जिनवू भी उनमें से एक है। इन सभी हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ कुछ डेंजन्स भी मिलते हैं। जिनवू भी एक डेंजन में गया था, वहाँ पर उसे बहुत चोट लगी और आज वो वापस से अपनी टीम के पास जा रहा था। वो अपनी टीम के पास आता है तो यहाँ पर सभी उसका वेलकम करते हैं। कुछ दूसरे टीम के लोग जो कि अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो शॉक थे कि आखिर ये लड़का कौन है। इसकी एज भी ज्यादा नहीं है और दिखने में भी कमजोर लग रहा है, फिर भी सब इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। पर तभी वो दूसरा लड़का उसे बताता है कि असल में ये जिनवू है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये इतना ज्यादा कमजोर है कि अभी पिछले टाइम जब सबसे कमजोर मतलब अभी तक का देखा गया सबसे वीक डेंजन जो था उसमें भी इसे चोट लगी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू की फ्रेंड जूही जो कि उसी की टीम में है, वो आती है और जिनवू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिनवू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे असल में उसे चोट लगने का एक कारण ये भी था कि जब वो वहाँ डेंजन के अंदर गए थे तो उनकी टीम में कोई हीलर नहीं था। हीलर के ना होने से उनकी टीम अधूरी हो गई थी। इस पर जूही कहती है ये तो गलत बात है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर जिनवू कहता है कि इनमें से गलती उसी की है क्योंकि वो कमजोर है। वैसे अब एक और डेंजन ओपन होने वाला था। जिनवू भी वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उनका जो लीडर है वो बताता है कि डेंजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर संभल के रहना होगा। पिछली बार हमारे कई मेंबर्स को चोट आई थी। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। जिनवू के पास एक वेपन है जो कि ई रैंक का वेपन कहा जाता है क्योंकि उससे कम रैंक नहीं होती। ये उसे बहुत सस्ते में मिल गया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, इस वजह से उसने ये खरीदा। ये ज्यादा किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ डेंजन के अंदर पहुंच चुके थे। वैसे स्टोरी थोड़ी स्लो चलेगी लेकिन हम उसे थोड़ा फास्ट चलाएंगे। तो यहाँ पर जिनवू की फाइट एक गॉब्लिन से होती है। जिनवू उसे हरा देता है। इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसके बाद उसे उस गॉब्लिन का क्रिस्टल मिल चुका था क्योंकि हर गॉब्लिन की बॉडी पर एक क्रिस्टल होता है। जिनवू उसे रख लेता है, लेकिन इतने में ही उसकी तरफ एक दूसरा गॉब्लिन ने हमला कर दिया था। जिनवू इतना तो जानता है कि उनके अटैक से कैसे बचना है। वो अटैक से बचते हुए अपने उसी ई रैंक वेपन से उस पर हमला करता है। वो वेपन लकड़ी का था, इस वजह से वो टूट गया था। साथ ही यहाँ पर वो गॉब्लिन जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू को चोट लग जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी टीम का एक मेंबर वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। जूही भी वहाँ पर आ गई थी। हमें पता चलता है कि असल में वो एक हीलर है। वो जिनवू को हील कर रही थी। तभी बाकी जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने डेंजन के बॉस को हरा दिया था। इसका मतलब उन्होंने सक्सेसफुली इस डेंजन को क्लियर कर लिया है। ये ज्यादा डिफिकल्ट डेंजन नहीं था। इस वजह से अभी जूही जिनवू से कह रही थी कि इतने वीक डेंजन में भी तुम्हें चोट लग गई, आखिर तुम हंटर बनना ही क्यों चाहते हो। जिनवू कहता है कि उसकी मजबूरी है और वैसे भी उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू के एक टीम मेंबर्स को वहाँ पर एक और गेट दिखता है। असल में यहाँ पर कई सारे डबल डेंजन भी मिल जाते हैं। ऐसा मिलना थोड़ा रेयर है पर उन्हें वो मिल चुका था। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में होना कहा गया है कि अगर उन्हें डबल डेंजन मिलते हैं तो उसे एक डेंजन को क्लियर करने के बाद उस दूसरे डेंजन में नहीं जाना है। उसे इस चीज की रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन में करनी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर उन्हें ऐसा किया तो ये डेंजन उनके हाथ से चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब डबल डेंजन मिलते हैं तो वो जो दूसरा डेंजन है वो किसी और पार्टी को दे दिया जाता है और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये जो दूसरा डेंजन है वो रैंक डी का है। इसका मतलब अगर वो चाहे तो
उसे आराम से क्लियर कर सकते हैं और इससे उस डंजन के रिवॉर्ड भी उन्हें मिल जाएंगे। वैसे इसके लिए वेटिंग की जाती है। उनके टीम में टोटल 13 मेंबर्स हैं, जिसमें 6 ने हाँ की थी और 6 ने ना। अब आखिरी डिसीजन जिनवू का था। यहाँ पर जूही जिनवू से कहती है कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। जूही ने तो मना किया था, मगर जिनवू थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है। असल में उसे भी पैसों की जरूरत है और डंजन क्लियर करने से उन्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जिनवू वीक है, लेकिन उसे भी एक हिस्सा मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी यंग सिस्टर के स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा चला लेता है। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखता है। वो सभी बहुत लालची हो रहे थे, इस वजह से वो गेट के अंदर जाना चाहते हैं। रास्ते में जूही जिनवू को चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम मरना क्यों चाहते हो? अभी अभी एक डेंजर में जो कि इतना कम लेवल का था, उसमें तुम्हें चोट लग गई है, तो ये डी लेवल का है। यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा देख कर रहना होगा। जिनवू इस पर हाँ करता है। वैसे अब वो उस गेट के अंदर आ चुके थे। अचानक से उस अंधेरे कमरे में बहुत सारी टॉर्च जलना शुरू हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें एक और स्टैचू दिखता है। ये बहुत बड़ा स्टैचू था, ये वहाँ का सबसे बड़ा स्टैचू था और ये जिस चेयर पर बैठा हुआ था वो बिल्कुल थ्रोन की तरह लग रही थी। अब वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जमीन पर एक सर्कल बना हुआ है, जिसमें कुछ फॉर्मेशन टाइप की लाइंस बनी हुई थी। तभी वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ एक स्टैचू के हाथ में एक बोर्ड है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। उस पर 3 चीजें लिखी हुई थी और लिखा था कि ये कमांड है सभी के लिए। पहली चीज थी वर्शिप ऑफ गॉड, दूसरी थी प्रेयर्स ऑफ गॉड और तीसरी चीज थी बिलीव इन गॉड। वैसे ये सब इंग्लिश में ही लिखी थी, मगर इनका मतलब क्या है ये हमें आगे समझ में आएगा। वैसे उन सभी को महसूस हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, पर वहाँ कोई था नहीं। तभी जूही जिनवू से कहती है कि इस बड़े से स्टैचू की आंख हिल रही है। जिनवू वहाँ देखता है, लेकिन वो स्टैचू नॉर्मल था। जिनवू कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। तभी अचानक से वहाँ जो पीछे गेट थे, जिस गेट से वो आए थे, वो बंद हो जाता है। ये देखकर उनकी टीम का एक मेंबर तुरंत ही गेट की तरफ भागता है। उसे खोलने के लिए वो गेट को धक्का मारता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा स्टैचू चलने लगता है और उस मेंबर की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर बाकी सभी शॉक थे और बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर जिनवू डर गया था। वैसे अब उसे जूही की कही बात याद आती है। वो तुरंत ही उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है। वो स्टैचू अपनी आंख मूव कर रहा था और ये देखकर सच में जिनवू बहुत डर गया था और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में जिनवू पर कई बार हमले हुए हैं, तब वो हर सिचुएशन को बिल्कुल डिटेल में मेजर करता है। यहाँ पर जिनवू सोच रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में ही उसके दिमाग में कुछ समझ में आता है। वो तुरंत ही सब कुछ लाकर कहता है कि नीचे झुक जाओ। अब जितनों ने बात मान ली थी वो बच गए थे, वरना उस बड़े से स्टैचू की आंखों में से जो लेजर बीम निकल रही थी, उस लेजर बीम ने उन सभी को खत्म कर दिया था जिन्होंने जिनवू की बात नहीं सुनी थी। यहाँ पर जिनवू ने जूही को नीचे कर लिया था, इस वजह से वो भी बच गई थी। यहाँ पर टीम लीडर जोंग जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने सही टाइम पर बताया और उन लोगों की जान बचा ली। वो जिनवू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमला करने वाला है, लेकिन इस पर जिनवू कहता है कि उसे ये बात नहीं पता थी, उसे बस कुछ डेंजर महसूस हुआ, इस वजह से उसने आवाज लगाई। यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि वो पहले भी और दूसरी टीमों के साथ डेंजर में जा चुके हैं और सबसे बड़ा डेंजर रैंक बी का पार किया था, लेकिन उसके हिसाब से ये डेंजर रैंक ए से भी ऊपर है। इसका मतलब ये एस रैंक डेंजर है। ऐसे डेंजर पर आना उनका बिल्कुल सही नहीं था और यहाँ तक कि उन्होंने इसकी परमिशन भी नहीं है। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वैसे यहाँ पर सॉन्ग वही चीज रिपीट कर रहा था जो कि उस बोर्ड पर लिखी थी। जिनवू कहती है कि ये शायद इसी बड़े स्टैचू के लिए लिखी गई है और शायद इस डेंजन का यही गॉड है। यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें जिनवू की सिस्टर दिखाई जाती है। वो अभी स्कूल में थी और अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई एक हंटर है? इस पर जिनवू की सिस्टर कहती है कि हाँ, वो एक हंटर तो है, पर वो बहुत ही कमजोर है। हर डेंजन से आने के बाद उसे चोट लगी मिलती है और वो किसी भी डेंजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वैसे अब हम वापस से डेंजन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग सभी से कह रहा था कि हम इस बड़े से स्टैचू को नहीं हरा सकते, हमें बस कोई तरीका ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी उनके बीच से उनका एक मेंबर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, पहले ही मैंने मेजर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मुझे बहुत बड़े गिल्ड में ज्वाइन होना है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता और वैसे भी इतना पावरफुल है कि ये स्टैचू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में उसकी स्पीड बहुत तेज है। वो पूरी स्पीड से वहाँ गेट की तरफ भागता है और कहता
कहता है बड़े स्टैचू अगर तुम मुझ पर हमला कर सकते हो करके दिखाओ। तो वो बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था, लेकिन वो बड़े स्टैचू की आंख अचानक से ग्लो करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का डिसअपियर हो जाता है। बस उसके पाँव ही बचे थे क्योंकि जो लेजर लाइट निकली थी उसने उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर दिया था। ये देखकर बाकी सभी फिर से शॉक हो गए थे। जिन्वू कहता है हम इससे बिल्कुल नहीं लड़ सकते और हम में से कोई भी इसे हरा नहीं सकता। अगर हम लड़े तो हम सभी मारे जाएंगे। जिन्वू सॉन्ग से कहता है कि इसकी पहली लाइन क्या थी। वो कहते हैं कि वर्शिप ऑफ गॉड। जिन्वू समझ चुका था इसका मतलब क्या है, पर वो इसे परफॉर्म करने के लिए खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से तैयार हो गया था हमला करने के लिए, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही जिन्वू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर वो शॉक था कि अचानक से ही स्टैचू ने अटैक करना क्यों रोक दिया। सभी पूछते हैं कि क्या तुमने कोई चीज फिगर आउट कर ली। इस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, हमें अपना सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रखना होगा, उसके बाद ये स्टैचू हमला नहीं करेगा। और पहला टास्क का मतलब यही था, वर्शिप ऑफ गॉड, यानी गॉड के सामने सर झुकाओ। वो सभी जिन्वू की बात मान लेते हैं। वो तुरंत ही अपना सर नीचे कर लेते हैं। ये देखकर अचानक से वो स्टैचू स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल देखकर ही वो लोग और ज्यादा डर गए थे, मगर वो समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी जान बच गई है, और इसके बाद सभी खड़े होने लगते हैं क्योंकि सच में वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं कर रहा था, मगर वो ये समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। पर जिन्वू ये बात जानता था कि ये इतनी जल्दी ओवर नहीं हो सकता, अभी तक उन्होंने डेंजन क्लियर नहीं किया है। अचानक से वो स्टैचू खड़ा हो गया था। ये लोग देखकर डर जाते हैं क्योंकि ये जानते थे कि उन पर हमला करने वाला है। वो वहाँ से भागते हैं। जिन्वू कह रहा था कि सेकंड कमांड क्या है। सॉन्ग कहता है कि प्रेस द गॉड। जिन्वू कहता है कि आखिर हम ये कैसे करेंगे। सभी लोग शॉक थे, लेकिन तभी उनके बीच से एक लड़का आगे आता है। वो कहता है कि पर उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो तुरंत ही वापस अपने घुटनों पर आकर अपने हाथ जोड़ लेता है और यहाँ पर वो गॉड से वही लाइन कह रहा था जो उसकी फैमिली गॉड के सामने कहती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टैचू है, मतलब ये जो डेंजन का गॉड है, इसके लिए वो लाइन नहीं बनी थी। वो स्टैचू अचानक से आगे बढ़ता है। वैसे वो लड़का पूरा भरोसा किया हुआ था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से उस स्टैचू ने उसके ऊपर पैर रख दिया था। वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। ये सभी लोग देख कर डर जाते हैं और इसके बाद वो स्टैचू उनकी तरफ भी बढ़ने लगता है। ये भाग रहे थे और अब वो स्टैचू कई और मेंबर्स के ऊपर भी पैर रखकर उन्हें मार देता है। जूही तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जिन्वू से कह रहे क्या हमें क्या करना चाहिए। जिन्वू भी यही सोच रहा था कि आखिर इस गॉड की सेकंड लाइन का क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मेंबर दूसरे स्टैचू के पास जाकर खड़ा था। अचानक से वो दूसरा स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है और उस मेंबर को बीच में से काट देता है। जिन्वू भाग रहा था, लेकिन अभी वो बस यही सोच रहा था कि वो उन सभी को कैसे बचाए। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर बाकी जितने भी छोटे स्टैचू लगे हुए हैं, उन स्टैचू के पास वेपन नहीं है। मतलब कुछ के पास वेपन है लेकिन कुछ के पास नहीं, और कुछों के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जिन्वू सभी से कहता है कि उन स्टैचू के पास जाओ। सभी लोग जैसे ही एक एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं तो अचानक से वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देता है। और अब वो बड़ा स्टैचू उन पर हमला नहीं कर रहा था। जिन्वू समझ जाता है कि वो कैसे बचेंगे। अब जिन्वू और जूही एक और स्टैचू के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस स्टैचू के पास वो स्टैचू कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जिन्वू समझ गया था कि शायद दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जिन्वू जूही को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जूही उसे आवाज लगाती है पर जिन्वू नहीं रुक रहा था। अब अचानक से वो स्टैचू भी एक्टिवेट होकर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है, लेकिन अभी वो बड़ा स्टैचू जिन्वू से पीछे पड़ा था। बाकी सभी बच चुके थे। जिन्वू एक दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा था। अचानक से वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से जिन्वू का पैर कट जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू किसी तरह से उस छोटे स्टैचू पर पहुंच गया था और वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जिन्वू की जान बच जाती है और अब वो बड़ा स्टैचू वापस अपने थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ गया था। इस चीज में इन सभी की जान बच गई थी, लेकिन अभी अभी जो हुआ वो उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि बाकी मेंबर तो अभी सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने यहाँ पर आने की परमिशन सभी को दी, जबकि आधे लोग मना कर रहे थे। वैसे सॉन्ग तो यहाँ पर खुद अपना एक हाथ खो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जिन्वू का पैर कट चुका था तो यहाँ पर जूही उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूही इतनी बड़ी हीलर नहीं है कि जो पैर कट चुका है उसे वो फिर से रीजनरेट कर सके। और ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से अचानक से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जिन्वू सभी से कहता है देखो, लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। हमने 2 कमांड पूरी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो
स्टैचू फिर से हिलता है और अपनी पावर से वहाँ बीच में जहाँ वो फॉर्मेशन टाइप का सर्कल बना हुआ था वहाँ पर अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर कोई चीज बाहर को निकल आई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग जिन्वो से पूछते हैं। जिन्वो कहता है कि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि शायद हमें सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनते ही किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उनके बीच में जो उनका एक दोस्त है वो तुरंत एक तलवार निकालते हुए सॉन्ग की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो वो ये है, सॉन्ग उसे ही सैक्रिफाइस करना होगा, इससे हमारी जान बच जाएगी। सॉन्ग एक लीडर है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर हाँ कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की है। वो अगर चाहता तो अपनी टीम को रोक सकता था। अब वो वहाँ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन सर्कल के बीच में आता है तो अचानक से वहाँ पर जग ऑरेंज फ्लेम आ जाती है। ये देखकर सॉन्ग जिनवू से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। जिनवू थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो माफी मांगता है। कहता है कि शायद हमें किसी लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं, मगर अभी वो उसे समझा नहीं पाया था कि उन्हें असलियत में करना क्या है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग उसे वहाँ सर्कल के बीच में ले चलें। अब जैसे ही दो लोग उसे पकड़कर वहाँ उस सर्कल के बीच में लाते हैं, अचानक से वहाँ पर 3 और ऑरेंज फ्लेम्स आ जाती हैं। जिनवू देखकर शॉक था। अब जब बाकी लोग भी वहाँ आते हैं तो अचानक से वो सारी ऑरेंज फ्लेम एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद गेट खुलने लगा था और बाकी के जो स्टैचू थे वो छोटे वाले वो आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सभी जैसे ही उन स्टैचू की तरफ देखते हैं तो वो रुक जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ब्लू फ्लेम्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। जिनवू कहता है कि अगर हम इन्हें देख रहे हैं तो ये स्टैचू मूव नहीं करेंगे, लेकिन अब अच्छा भला गेट खुल चुका है। जिनवू ये भी कह रहा था कि अगर हम कुछ टाइम ऐसा ही करते रहे तो ज्यादा टाइम इस डंजन से ना निकलने की वजह से हंटर एसोसिएशन वाले दूसरी टीम को यहाँ भेजेंगे, फिर हम बच सकते हैं। पर उन लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन लोगों को अपनी जान बचानी थी। उनमें से एक तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब गेट धीरे से बंद होने लगता है। एक ऑरेंज फ्लेम भी कम हो गई थी, साथ ही वो स्टैचू भी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन एक आदमी 2 स्टैचू की तरफ देख सकता है। अब जिनवू ये देखकर शॉक था कि आखिर उसका ही दोस्त उसे धोखा क्यों दे रहा है। अचानक से वहाँ पर एक और टीम मेंबर रोने लगता है और कहता है कि उसे भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो इतने ही दिन यहाँ कैसे रुकेंगे जब तक रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती। वो अभी वहाँ से भाग गया था। जिनवू भी रोने लगा था। वो कह रहा था कि आखिर ये लोग उसे धोखा क्यों दे रहे हैं। वो सभी वहाँ से बचकर निकल सकते हैं। वैसे जिनवू को यह भी लग रहा था कि ये गेट नकली है। वैसे वो इसी गेट से अंदर आए थे, पर उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड, और अगर गॉड पर बिलीव नहीं करना है तो फिर वो इसी तरह से भागकर बिलीव कैसे कर सकते हैं। वैसे अब गेट धीरे धीरे बंद हो रहे थे और सभी को पता था कि ये स्टैचू भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचे। सॉन्ग कहता है कि जिनवू और जूही तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, वो अकेले ही यहाँ पर रुकेगा। वैसे इसलिए कह रहा था क्योंकि वो लीडर है और उसकी जिम्मेदारी है कि उसके होते हुए बाकी सभी सेफ रह सकें। लेकिन ये सुनकर जूही तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही वहाँ नीचे गिर जाती है। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपने ही दोस्त को धोखा नहीं देना चाहती थी। जिनवू कहती है कि मेरे भी एक पैर टूट चुका है, मैं और जूही यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। वो सॉन्ग से कहते हैं कि जितना ज्यादा लोग यहाँ से सेफ बचकर निकल सके उतना ही अच्छा है। जिनवू अकेले रुकने का यहाँ पर फैसला कर रहा था, लेकिन जूही ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन सॉन्ग उसकी गर्दन पर मारता है, जिस वजह से जूही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सॉन्ग उसे वहाँ से लेकर जा रहा था। सॉन्ग भी ऐसा नहीं चाहता था, पर ये उसकी मजबूरी थी। जिनवू यहाँ पर अकेला बचा था और सभी छोटे वाले स्टैचू उसी की तरफ आ रहे थे। जिनवू वहीं पर एक तलवार उठा लेता है। वो कहता है कि आज वो मरने वाला है, ये तो पक्का है, लेकिन वो किसी एक स्टैचू को मारकर ही मरेगा, क्योंकि उन स्टैचू ने उनके दोस्तों की जान ली है। जिनवू तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन एक स्टैचू उस पर हमला कर उसका एक हाथ काट देता है। जिनवू फिर भी हार नहीं मानता। वो फिर भी उनसे लड़ता रहता है। इसमें उसे बहुत चोट लगी थी। आखिर में वो बिल्कुल मरने के स्टेज पर आ चुका था, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था कि अगर आज मैं ताकतवर होता तो मेरे एक भी दोस्त नहीं मरता। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। वो ये भी कहता है कि उनकी फैमिली है और उन्हें उनका ख्याल रखना है, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि जिनवू की खुद की फैमिली है और वो खुद ही अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। जब उसके ऊपर आखिरी हमला होने वाला था तो जिनवू जोर से चिल्लाता है कि वो नहीं मरना चाहता, उसे एक और चांस चाहिए। अब वो आखिरी अटैक रुक जाता है और अचानक से ब्लू फ्लेम जो कि आखिरी बची थी वो भी गायब हो जाती है। जिनवू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि क्या वो गेम कंटिन्यू रखना चाहता है, और उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यस और नो। अब जिनवू यस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद अचानक से एक और स्क्रीन आती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी।
लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जिनवू की नींद एक हॉस्पिटल में खुली थी। वो ये देखकर शॉक था। उसकी बॉडी पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है। अब इसके बाद वो अपने हाथ देखता है और अपने पैर, उसका पैर तो वहाँ पर कटा था लेकिन अभी उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गया था और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कोई सपना तो नहीं देखा। लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल के गेट पर कोई आता है। हमें पता चलता है कि असल में हंटर एसोसिएशन का मैनेजर है। ये यहाँ पर जिनवू को देखकर खुश था, पर जिनवू उसे नहीं पहचाना था। वो बताता है कि वो कौन है। वो ये भी बताता है कि जिनवू यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश था। ये सुनकर जिनवू और ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिनवू अपने दोस्त सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इस पर मैनेजर कहते हैं कि वो दोनों वैसे तो ठीक है, लेकिन सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, जिस वजह से उसे अब हंटर बनने से रिटायरमेंट लेनी होगी। और साथ ही साथ जूही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। उसकी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद उसे भी अब हंटर एसोसिएशन छोड़नी होगी। वैसे वो मैनेजर कह रहा था कि हम बहुत ही ज्यादा शॉक हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी जो लोग भागे थे उन्होंने एक दूसरे हंटर ग्रुप को ये सब बताया और वहाँ से निकल गए। लेकिन वो दूसरा हंटर ग्रुप डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे तो उसे तुम पड़े हुए मिले, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। उन्हें कोई भी स्टैचू या फिर कोई भी ऐसा कमरा नहीं दिखा जिसके बारे में सभी तुम्हारे ग्रुप बात कर रहे थे। मैनेजर कहता है कि खुद की जान बचाने के लिए वो लोग झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही बात कह रहे थे। इस वजह से इस बात पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ रहा था। वैसे वो इस बात से भी शॉक थे कि आखिर वहाँ पर जिनवू जिंदा बच कैसे गया, क्योंकि जिनवू कमजोर है और उसका जो साथी है वो वहाँ पर मरा पड़ा था और जिनवू पूरी तरह से ठीक है, उसे एक खरोंच तक नहीं लगी। यहाँ पर मैनेजर कह रहा था कि हमें इस पर शक है कि शायद तुमने अपनी सेकंड अवेकनिंग पूरी कर ली है। जिनवू को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब पूछता है तो मैनेजर बताता है कि ये बहुत रेयर केस में होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन कभी अवेकनिंग कर ले तो वो भी एक हंटर बन सकता है, एक अच्छे लेवल का हंटर। नॉर्मली जो कम लेवल के हंटर हैं, अगर वो सेकंड लेवल की अवेकनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद ए रैंक या फिर एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जिनवू को नहीं लग रहा था कि उसने अवेकनिंग की है, क्योंकि उसे अपने अंदर कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। पर तभी मैनेजर एक डिवाइस दिखाता है जो कि असल में वो पावर चेक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जिनवू को बस उसके ऊपर हाथ रखना था। वैसे जिनवू खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसका बहुत लकी डे हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैनेजर मन में सोच रहा था कि जिनवू ने इतने खतरनाक डेंजर से सर्वाइव कर लिया, इसका मतलब उसकी रैंक ए या फिर एस तो हो ही चुकी है। लेकिन अब जब जिनवू उस डिवाइस पर हाथ रखता है तो उसके पॉइंट 10 आते हैं। जिनवू ये सुनकर शॉक था। वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम में कोई खास बात नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सबसे कमजोर हंटर हो। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। वैसे हमें ये जानने को मिलता है कि जो ई रैंक के हंटर होते हैं उनका स्कोर पॉइंट 70 के आसपास होता है। इसका मतलब जिनवू का उनसे बहुत ज्यादा कम है और जबकि ई रैंक से नीचे कुछ नहीं होता। वैसे मैनेजर ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो भी डेंजन था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो यहाँ से कहीं गायब हो गया हो, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि इस डेंजन को गायब होने के बाद ढूंढना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जिनवू अभी रूम में था, तभी उसे अपने सामने स्क्रीन दिखाई देती है। वो सोचता है कि इन लोगों ने मुझे स्क्रीन के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वैसे फिर उसे लगता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखती है। अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिनवू पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मरने से पहले जिनवू की जान बच गई, जिस वजह से जिनवू ने एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। अब वो उसे ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि ये क्या है। इसके पहले ही वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है। वो अभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम हर बार डेंजन में चले जाते हो और वहाँ से चोट खाकर आते हो। हर एक कमजोर डेंजन के बाद भी तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है, जबकि बाकी सभी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पर जिनवू उससे माफी मांगता है, लेकिन उसकी सिस्टर जानती है कि जिनवू ये काम किसके लिए कर रहा है। वो कहती है देखो, अगर अगली बार तुम्हें ऐसी कोई चोट लगी तो उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दूंगी और कोई जॉब करने लगूंगी। जिनवू माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है। वैसे इसके बाद वो पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ उसकी बहन को कोई स्क्रीन नहीं दिख रही थी। वो शॉक होते हुए पूछते है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ उसकी बहन को लगता है कि शायद जिनवू किसी गेम वगैरह के बारे में बात कर रहा है। जिनवू कहता है कि मुझे यहाँ सामने कुछ मैसेज दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं उन्हें ओपन करके देखूं। इस पर उसकी बहन कहने लगती है मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर जिनवू कहता है कि नहीं ठीक हूँ मैं, मुझे आराम करना है। अब जब उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है तो जिनवू उन मैसेज को पढ़ने लगता है और उसे वहाँ पर कई सारी चीजें दिखती हैं और सामने और भी कई स्क्रीन भी आ गई थी। यहाँ पर उसे कई टास्क भी मिलते हैं। ये डेली टास्क हैं जिन्हें पूरा करने के बाद
बाद जिनवू को कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और साथ ही साथ इसके थ्रू वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। बस यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, मगर जिनवू इनमें से किसी टास्क को पूरा नहीं करता या फिर वहाँ कोई क्वेस्ट लिखा हुआ है और उसे जिनवू नहीं कर पाता तो उसे पेनल्टी लगेगी। अब वो पहला टास्क पड़ता है, वहाँ पर लिखा था कि रोज 10 किलोमीटर दौड़ना है, 100 सिटअप लगाने हैं और 100 पुशअप लगाने हैं। ये देखते हुए वो सोचता कि शायद ये सिस्टम उसे साइतामा बनाने वाला है। वैसे वो सोचता है कि अभी वो हॉस्पिटल में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता और उसे सिस्टम की बात पर भी यकीन नहीं था। इस वजह से वो वहीं सो गया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर वहाँ से जा रहा था, तभी रास्ते में वो अपने बॉस को फोन लगाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि जिनवू किसी काम का नहीं है, हमने देख लिया, उसके पास ज्यादा कोई पावर नहीं है। ये सुनकर बॉस कहता है हाँ, मुझे पहले से इसी बात की उम्मीद थी। वैसे यहाँ पर उस मैनेजर ने ये कह दिया था कि हमें इस टास्क को भुलाना नहीं है, हमें इसे मार्क कर रखना होगा, क्योंकि वो डेंजन कोई मामूली डेंजन नहीं लग रहा था, वो गायब हो गया था और किसी भी मॉन्स्टर ने या फिर जो स्टैचू की बात हो रही थी उनमें से किसी ने भी किसी की तरफ हमला नहीं किया। ये नामुमकिन है, शायद फ्यूचर में उन्हें इसके बारे में कुछ पता चले, इस वजह से उन्होंने इसकी फाइल्स को टॉप पर रखा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है। ये ग्रुप अभी बन रहा था। यहाँ पर वहाँ का जो मैनेजर है वो अभी अपनी जान पहचान से सबसे पावरफुल हंटर को बुलाता है जो कि एस रैंक का है। इसका नाम चा है। ये यहाँ पर आती है और वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें एक दूसरे हंटर का ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि बी रैंक का है। इस पर चा शॉक थी। वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों करना है जबकि मैं तो ऑलरेडी एस रैंक पर हूँ। वो आदमी कहता है कि हम बाकी सभी को ट्रेन करना चाहते हैं, भले ही इससे तुम्हारी रैंक नहीं बढ़ेगी और अगर तुम अपने ग्रुप में गई तो शायद उनकी रैंक भी धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि तुम पहले ही सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दोगी, मगर फिर भी हम उन्हें सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम सिटी के अंदर देखते हैं, अचानक से जगह हिलती है और एक गेट ओपन हो जाता है। सभी लोग डर रहे थे मगर वो इंतजार कर रहे थे कि अब हंटर्स आएंगे और उन्हें बचाएंगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और इस बार हम हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। हम जिनवू को देखते हैं। अभी टाइमर चल रहा था लेकिन उसने कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया था, इस वजह से टाइम पूरा हो जाता है और उसे पेनल्टी लगती है। वो अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट के अंदर आ गया था जहाँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा जायंट सेंटिपिड मॉन्स्टर पड़ जाता है। वो वहाँ से भागता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ नहीं पा रहा था, बस वो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे जानबूझकर भगाना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में हॉस्पिटल के अंदर जिनवू गायब था क्योंकि जब नर्स वहाँ पर आती है तो वहाँ नहीं था। मतलब जिनवू अभी अपने सपने में नहीं बल्कि वो रियल लाइफ में एक डेजर्ट के अंदर पहुंच चुका था। यहाँ पर जिनवू ऐसा ही भागते भागते उसे 2 घंटे हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्स परेशान थी। वो पूरा हॉस्पिटल देख लेती है, उन्हें जिनवू कहीं पर भी नहीं मिलता। अब हम वापस से जिनवू को देखते हैं। उसे 4 घंटे पूरे होने वाले थे, मतलब वो 4 घंटे से लगातार दौड़ रहा है। अब 4 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं तो उसकी पेनल्टी टाइम ओवर हो जाता है। वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था, लेकिन इसके पहले उसने अपने रिवॉर्ड नहीं देखे थे। शायद ये उसे बाद में पता चलेंगे क्योंकि वो इसके बाद फिर से टेलीपोर्ट होता है और हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। बाकी नर्स जब उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। ये तो यही है। अब अगले दिन जब जिनवू उठता है तो वो फैसला करता है कि वो कमजोर बनकर नहीं रहेगा, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अब वो सारे टास्क पूरे करेगा। सबसे पहले तो वो सभी अपनी सिस्टर को कॉल लगाता है और कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कमजोर नहीं रहूंगा, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए निकल चुका था। टास्क धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, इसका मतलब उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम जूही को देखते हैं। उसे कॉल आया था जिसमें उसे एक रैंक डी के डेंजन में बुलाया था, मगर वो मना कर रही थी। मगर वो जो आदमी था वो बताता है कि जिनवू अब होश में आ चुका है और उसने तो ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर जूही खुश थी। वो तुरंत ही जिनवू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि जब वो आ रही थी तब वहाँ पर कुछ नर्स आपस में बात कर रही थी। वो जिनवू के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि जिनवू सुबह सुबह दौड़ने चला जाता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। ये उसकी हेल्थ के लिए खराब होगा क्योंकि अभी तक उसने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया। वैसे वो ये भी कह रही थी कि जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल इंसान से जल्दी हील करते हैं, लेकिन जिनवू के केस में उल्टा है, उसने बिल्कुल ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिनवू को देखते हैं जो कि अभी रनिंग कर कर बैठा हुआ था। हमें जानने को मिलता है कि जब अभी वो अपना कोई टास्क पूरा करता है तो अचानक से उसे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। वैसे ही सिस्टम उसे मिले हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसे लगभग थोड़े थोड़े रिवॉर्ड मिल भी चुके हैं। अब उन रिवॉर्ड के बारे में हमें कुछ डिटेल में नहीं बताया जाता, लेकिन हमें पता चलता है कि उसका एक रिवॉर्ड ये है कि उसके 3 पॉइंट
मिलेंगे, जिन 3 पॉइंट को वो अपनी किसी भी चीज में ऐड कर सकता है। वो ज्यादातर उन पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ में ऐड करता था, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ इन 4 दिनों में पहले से कई गुना बढ़ जाती है। पर एक प्रॉब्लम थी, वो ऐसे ही किसी भी जगह पर बैठकर जब अपना सिस्टम चेक करता तो बाकी लोगों को उस सिस्टम को नहीं देख पाते और उन्हें लगता कि ये तो पागल है, ये हवा में ही देखकर क्या कर रहा है। वैसे अब वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। यहाँ पर आकर वो देखता है कि उसे एक और रिवॉर्ड मिला है, जो कि मिस्ट्री बॉक्स है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है। वो देखकर शॉक था कि इस चाबी का वो क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि ये इंस्टेंट डेंजन की चाबी है। असल में वो सिटी के अंदर जो डेंजन खोला है उसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया और शायद ये चाबी उसी की है। यहाँ पर जिन्वू को जानने को मिलता है कि इससे वो उस डेंजन के अंदर जा सकता है। उसकी लोकेशन भी वहाँ पर लिखी हुई थी। जिन्वू फैसला करता है कि वो वहाँ जरूर जाएगा। वैसे उसके पहले वो अपनी मदर को मिलने के लिए जा रहा था, जो कि अभी दूसरे हॉस्पिटल में हमें जानने को मिलती है कि उन्हें इंस्टेंट स्लीप नाम की बीमारी है, जो कि पहले तो होती ही नहीं थी, मगर जब अचानक से वर्ल्ड में डेंजन और पावर्स अपना आना स्टार्ट हुआ तभी से ये बीमारी अपीयर हुई है। इस वजह से 4 साल पहले वो अचानक से गिर गई और इसके बाद से वो अभी तक स्लीप यानी कि कोमा में है। ये सब होने के बाद से जिन्वू ने खुद ही घर चलाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो नॉर्मली काम करता था, लेकिन अचानक से उसे पता चला कि उसकी अवेकनिंग हो चुकी है। इसका मतलब अब वो एक हंटर बन चुका है। वो इस सब से बहुत ही ज्यादा खुश था और सोच रहा था कि वो बहुत ही लकी है, क्योंकि अगर वो हंटर बन गया तो इससे उसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। उसे शायद अपने घर चलाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। हम देखते हैं कि अब वो वापस से अपने कमरे के अंदर आकर और ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। जितनी उसे सिस्टम नहीं कह रही थी वो उससे ज्यादा भी ट्रेनिंग करने लगा था। यहाँ पर वो अभी पुरानी बातें याद कर रहा था कि जब उसने डेंजन ज्वाइन करने का सोचा तो वो कितना खुश था, लेकिन उसकी सिस्टर उसे कह रही थी कि ये इतना आसान नहीं होगा। और इसकी बात सही थी, क्योंकि जो डेंजन के सबसे कमजोर गॉब्लिन होते हैं वो तो जिन्वू को चोट पहुंचा रहे थे। इसका मतलब जिन्वू अवेकन करने के बाद भी बहुत कमजोर था, पर इस बार उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो कमजोर नहीं रहेगा। वो उस चाबी को देखता है और सोचता है कि उसे इंस्टेंट डेंजन के अंदर जाना चाहिए। वैसे अभी वो सिटी वाले डेंजन के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे एक लोकेशन दिख रही थी जो कि स्टेशन के पास है। वो वहां पहुंच जाता है और अपनी वो जैसे ही चाबी निकालता है तो अचानक से उसके सामने एक की होल्डर आ जाता है। वो उसमें चाबी लगाता है, जिसके बाद वहां पर सच में एक गेट ओपन हो गया था। ये इंस्टेंट डेंजन का गेट है। जिन्वू अब जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस जगह से जितने भी लोग निकल रहे थे उन्हें वो कुछ नहीं दिख रहा था और वो उस डेंजन यानी कि उसके गेट के आर पार जाते जा रहा था। जिन्वू समझ गया था कि वो किसी और ही डायमेंशन में पहुंच चुका है। वैसे यहाँ से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि अब जगह तो बंद हो चुकी है, मगर तभी सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के 2 तरीके हैं। एक तो वो या यहाँ के बॉस को हरा दे, या फिर दूसरा तरीका वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढ ले। वैसे इस बार जिन्वू बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसे यकीन था वो किसी भी तरह से इस डेंजन को क्लियर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर उसे कई रिवॉर्ड मिल सकते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। वैसे वहाँ से आगे बढ़ते वक्त उसके मन में थोड़ा सा शक था, कि मतलब डर भी था, क्योंकि पहले वो जिस डेंजन में जाता था वो उसे कमजोर डेंजन हुआ करते थे, जिनके बारे में पहले से पता था और उसके साथ उसकी टीम भी रहती थी। यहाँ पर वो अकेला आया है और इस डेंजन की रैंक भी नहीं पता, पर फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने 3 गॉब्लिन आ चुके थे। वो ये देखकर डर गया था, क्योंकि पिछली बार उसे एक गॉब्लिन दिखा था जिसे उसने चोट पहुंचा दी थी। वो तुरंत ही अपना नाइफ निकाल लेता है और उससे लड़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ अटैक नहीं कर रहे थे। पहले बस एक आया था जिन्वू, लेकिन उससे लड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि भले ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसका यूज कैसे करना है। और साथ ही साथ उसकी फाइटिंग स्किल तो अभी बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं है। वो किसी तरह से पहले गॉब्लिन को खत्म कर देता है। तभी वो दोनों गॉब्लिन साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। जिन्वू उनसे बच रहा था, लेकिन अब पहले गॉब्लिन को मारने की वजह से वो थोड़ा मोटिवेट हो चुका था और वो किसी तरह से उन बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है। अब वो खुश था कि वो पहले तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे एक वुल्फ आ जाता है जो जिन्वू से देखकर डर गया था। वो जानता था कि ये उन गॉब्लिन से नहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। वैसे फिर भी उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला कर रहा था तो वो किसी तरह से उसके अटैक से बचता है, पर इतने में ही वो वुल्फ उसके गले पर एक स्क्रैच लगा देता है। जिन्वू ये बात तो समझ चुका था कि यहाँ पर उसके साथ कोई हीलर नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पर वो मारा गया तो सच में वो मारा जाएगा। उससे बचने का कोई तरीका भी नहीं है, इसलिए अब उसे किसी तरह से दिमाग से लड़ना होगा। वो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन सामने वो वुल्फ उससे भी ज्यादा ताकतवर था।
वो तुरंत ही हमला करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।